अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्डिक मसल्स फाइबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ विच एम्प्लाई ऑन द कार्डिक मसल फाइबर्स। तो हमारे पास 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं कार्डिक मसल्स की जो उस पर अप्लाई होते हैं कार्डिक मसल के ऊपर और वो परफॉर्म करते हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो इसमें पहला है वो एक्साइटेबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी आप लोगों को पता है कि किसे कहते हैं कि जब कार्डिक मसल फाइबर के ऊपर इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं अपॉन द एक्शन ऑफ द स्टिमुलस, रिदमिसिटी की किस रिदम के साथ फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह उसमें जो ऑटो रिदम है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेल्फ प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स को हम रिदमिसिटी कहते हैं। और फिर ये इम्पल्स किस तरह ट्रांसमिट होते हैं इन द कार्डिक मसल, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को फिर हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और फिर रिस्पांस टू द एक्शन पोटेंशियल, रिस्पांस टू द इम्पल्स, फिर कार्डिक मसल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसको फिर हम कंट्रैक्टिलिटी कहते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो है ये एक दूसरे यानी कंसेक्यूटिव होते हैं। पहला एक्साइटेशन होते हैं मसल फाइबर की, इसके बाद उसमें इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो कंडक्ट होते हैं एंड उसके नतीजे में फिर मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वन बाय वन हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं टुवर्ड द एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी कैसे कहते हैं कि जब कोई स्टिमुलस मसल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और वो मसल रिस्पांस शो करते हैं उस स्टिमुलस की को, तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो रिस्पांस ऑफ द स्टिमुलस होगा ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक, यहाँ पर सपोज़ ये हमारे पास जो है मसल फाइबर है, इसके ऊपर कोई स्टिमुलस अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये स्टिमुलस जो है इसके अंदर, इस मसल फाइबर के अंदर कुछ चेंजेस लाएंगी और वो चेंजेस क्या होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चेंजेस आते हैं इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और फिर यही एक्शन पोटेंशियल उसमें मैकेनिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं या सिक्रीशन। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात कर ले तो वहाँ पर सिक्रीशन होते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में जब कोई स्टिमुलस नहीं होता मसल फाइबर के ऊपर, कोई स्टिमुलस नहीं है, तो उसी दौरान भी मसल फाइबर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या चीज़, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन दोबारा करता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, जिसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट किया है सेल मेम्ब्रेन ने। ये जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेल की और इंटरनल एनवायरनमेंट सेल की, वो सेपरेट करते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इसी तरह इंटरनल एनवायरनमेंट में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट मौजूद होंगे। तो यहाँ पर जो करंट है बाहर और अंदर जो करंट है, इन दोनों की डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर करंट किस तरह मौजूद होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास दो आयंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। तो जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, स्टिमुलस नहीं है, रेस्टिंग कंडीशन में है मेम्ब्रेन, तो उसी दौरान सेल से 3 सोडियम के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं और इसके नतीजे में जो है 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कॉमन ऑब्जर्वेशन कर लें कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सोडियम भी पॉजिटिव चार्ज है और पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर जा रहे हैं, आउट, और 2 पॉजिटिव चार्ज इनसाइड जा रहे हैं।
ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना हो गया? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया 1 पॉजिटिव चार्ज। तो कंटिन्यूसली सेल के अंदर जो है एक पॉजिटिव चार्ज कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनसाइड द सेल कम होती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में भी जब स्टिमुलस नहीं होता तो हमारे पास इनसाइड द मसल फाइबर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली बाहर जाते हैं। एक्चुअली तो 3 जाते हैं, 2 आते हैं, लेकिन अगर हम इसका नेट निकालें तो वो 1 बाहर जाएगा। तो इसीलिए इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा और दैट विल बी द -85 टू द -95। इसी तरह ऐसे नोड के अंदर भी नेगेटिव होगा -55 टू -60 और परकेंची फाइबर में भी नेगेटिव होगा -90 टू -100। अब जब स्टिमुलस, मैंने बता दिया कि जब स्टिमुलस अप्लाई होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आएगी और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल का यहाँ पर जो एक्शन है वो दूसरी मसल फाइबर से डिफरेंट है, यानी स्केलेटल मसल फाइबर से वो डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो कम है। कितना है? -25 टू -35 सेकंड। अब यहाँ पर नोट कर लें कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पर -0.25 सेकंड एंड 0.35 सेकंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो ज़्यादा ड्यूरेशन है ये हमारे पास वेंट्रिकल्स में होता है और ये जो कम मौजूद है दैट विल बी प्रेजेंट इन द एट्रिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एट्रिया का मसल जो है वो स्ट्रांगली कंट्रैक्ट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल। तो इसका बेसिक लॉजिक का क्या है? वो ये है कि एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन एट्रिया में कम है और वेंट्रिकल में ज़्यादा है। अब जो एक्शन पोटेंशियल फ्लो करते हैं इनसाइड द कार्डिक मसल फाइबर, तो वो 4 फेजेस में होते हैं। फर्स्ट फेज को हम कहते हैं ज़ीरो फेज या इनिशियल डिपोलराइजेशन। इसका ड्यूरेशन है 0.002 सेकंड, यानी 2 मिली सेकंड। दूसरा जो स्टेज है दैट इज़ स्टेज 1 या इसको हम इनिशियल रीपोलराइजेशन कहते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 2 मिली सेकंड है। फिर इसके बाद आते हैं फाइनल डिपोलराइजेशन या प्लेटिव फेज और दैट इज़ द सेकंड फेज और इसका ड्यूरेशन जो है 0.2 टू 0.3 है, यानी एट्रिया में वो 0.2 होगा और वेंट्रिकल में वो 0.3 होगा। और फिर आते हैं हमारे पास फाइनल रिपोलराइजेशन जिसका ड्यूरेशन 0.05 सेकंड है, वो दोनों में सेम होगा। अब आते हैं हम उस ग्राफ की तरफ कि ये किस तरह ये फेजेस जो है होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं फेज़ 0, ठीक हो गया। ये है हमारे पास फेज़ 0। ये जो डॉट नज़र आप लोगों को आते हैं दिस इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब स्टिमुलस आते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो स्टार्ट कर लेते हैं अपना एक्शन। इसी पॉइंट से वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करते हैं। अब नॉर्मली मैंने बता दिया था कि सेल के अंदर जो है 3 सोडियम आउट जाते हैं और 2 पोटेशियम इन जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में होता है, रेस्टिंग। लेकिन जब स्टिमुलस आ जाते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये उलट हो जाते हैं। अब आपके साथ जो है 3 सोडियम इनसाइड आएंगे और 2 पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे। ये कब होगा? जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल यानी स्टिमुलस जो है वो मौजूद होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि 3 सोडियम इनसाइड आ रहे हैं, 2 पोटेशियम बाहर, तो हमारे पास नेट फ्लो ऑफ द आयन कितना होगा? 1 +1 और +1 क्या होगा? n होगा, इनसाइड जाएंगे क्योंकि 2 पोटेशियम 2 सोडियम के साथ कट हो गई, तो आपके साथ 1 सोडियम रह गया जो कि अंदर की तरफ जाते हैं। तो इनसाइड द मसल फाइबर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कम होते जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, दिस इज़
गोज़ टुवर्ड द पॉजिटिविटी, और साइमल्टेनियसली कैल्शियम जो कि आल्सो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इनसाइड पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऊपर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर जो चैनल ओपन होता है सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल, ये दोनों चैनल जो है दे आर कॉल्ड टी टाइप चैनल। टी टाइप का मतलब क्या है? टी मीन ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट कहते हैं शॉर्ट बट रैपिड। तो ये जो इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम होगा ये रैपिड होगा और पर शॉर्ट टाइम होगा। ड्यूरेशन हमने डिस्कस किया था, कितना था? 0.02 सेकंड था। तो शॉर्ट टाइम के लिए होगा लेकिन रैपिड होगा, और रैपिडली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से जो है ऊपर जाकर जो है +40 की तरफ जाएंगे। सो दिस इज द इनिशियल डिपोलराइजेशन, या हम इसको फेज 0 कहते हैं। अब जब +40 पर चले जाते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो यहाँ पर आपके साथ जो सोडियम टी टाइप सोडियम चैनल था वो क्लोज होंगे, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, और साथ ही जो पोटाशियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा। ये जो पोटाशियम चैनल है दे आर आल्सो टी टाइप, ये भी टी टाइप होगा, ट्रांजिट होगा, तो रैपिडली पोटाशियम अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इसके साथ क्या होगा? जब पोटाशियम जो है वो रैपिडली बाहर की तरफ जाती है, इफ्लक्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज लीव द सेल, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होंगी, तो वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा। तो इसी पेज 1 को हम कहते हैं इनिशियल रीपोलराइजेशन, लेकिन ये पर शॉर्ट टाइम के लिए होगा, और इसमें जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होंगे वो +35 तक आएंगे, यानी 5 मिलीवोल्ट वो कम हो जाएंगे। जब +35 पर आ जाते हैं तो यहाँ पर पोटाशियम का जो टी चैनल था वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, और एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होगा। एल का मतलब है लॉन्ग, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास सोडियम अंदर की तरफ आएंगी, और पर लॉन्ग टाइम जो है पोटाशियम बाहर की तरफ जाएंगे, लेकिन पोटाशियम का बाहर जाना कम होगा एज़ कम्पेयर टू द कैल्शियम। कैल्शियम ज़्यादा अंदर की तरफ आएंगी एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम लीव्स द सेल। तो ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है इट विल रिमेन सेम, स्टैटिक हो रहेगा, जिसको हम कहते हैं प्लेटिव फेज़ या फाइनल डिपोलराइजेशन या फेज़ 2। इसके अंदर जो कार्डिक मसल फाइबर है वो कंट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल जो है कंप्रेस रहेगा। इसके बाद जब इसका प्रॉपर ड्यूरेशन हो जाते हैं, यानी 0.2 सेकंड एट्रिया में और 0.3 सेकंड वेंट्रिकल में, जब इसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाते हैं तो जो एल टाइप कैल्शियम चैनल है वो क्लोज हो जाएंगी, और एल टाइप पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन होगा। तो आप सिर्फ आपके साथ पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जो पॉजिटिविटी है वो वापस कम होते जाएंगी, नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द मेम्ब्रेन विल बी डिक्रीज, और ये प्रोसेस कब तक जारी रहेगा? जब तक वो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव ना करें। जब नॉर्मल पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो इस पर चैनल क्लोज हो जाएंगी और मेम्ब्रेन अपने नॉर्मल पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो ये जो नॉर्मल ड्यूरेशन हो गया वो आप लोगों का ख़त्म हो गया, एक कंट्रैक्शन हो गई। अब दूसरी स्टिमुलस का इंतज़ार करेंगे जिसकी बदौलत वो फिर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अब ये तो था हमारे पास कि किस तरह मसल फाइबर एक्साइट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल इसमें किस तरह प्रो करते हैं। अब रिदमिसिटी की तरफ आते हैं। तो रिदमिसिटी क्या है कि द एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्स। ये जो इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें ये खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं। तो इस सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ द इम्पल्स को हम क्या कहते हैं? रिदमिसिटी कहते हैं, ठीक है, या ऑटो रिदमिसिटी भी इसको कहते हैं। अब हार्ट की जो जितनी भी टाइप्स ऑफ मसल है, क्योंकि वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मसल पढ़ा था पहले लेक्चर में। एक वो मसल है जो पेसमेकर बनाते हैं, एक वो मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक वो मसल्स है जो कि कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को। तो ये जितने भी टाइप ऑफ मसल है, इन तमाम मसल्स के अंदर
रिदमिसिटी या ऑटो रिदमिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद होता है। लेकिन जो ऑटो रिदमिसिटी है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसए नोड। अब हम इसको एसए नोड तक क्यों कन्फाइंड रखते हैं? इसीलिए कन्फाइंड रखते हैं क्योंकि वो पेसमेकर है और उससे जो कंडक्शन होते हैं, उससे जो इम्पल्स खारिज होते हैं, इट इज़ मच ग्रेटर देन ऑल अदर सेल, ऑल अदर मसल। जो दूसरी मसल प्रोडक्शन करते हैं उसकी बनिस्बत इसका जो इम्पल्स प्रोडक्शन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम ओनली एसए नोड को कंसिडर करते हैं फॉर द ऑटो रिदमिसिटी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ओवरड्राइव सप्रेशन। यानी एसए नोड की जो इम्पल्स प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर मसल फाइबर, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे को सप्रेस किया है, उसको नेगलेक्ट किया है। ठीक है, तो जस्ट हम एसए नोड को कंसिडर रखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ओवरड्राइव सप्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एसए नोड। अब इस पेसमेकर की तरफ आते हैं, एसए नोड की तरफ। सो दैट इज़ द स्मॉल स्ट्रिप और द कार्डिक मसल, लेकिन मॉडिफाइड है ये, इसीलिए इसमें ये सेल्फ इम्पल्स प्रोडक्शन प्रॉपर्टी मौजूद है क्योंकि ये मॉडिफाइड है। इसमें जो कंट्रेक्टाइल एलिमेंट है वो एब्सेंट होते हैं, जो एक्टिन मायोसिन है वो एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे नोड हमारे पास कंट्रैक्ट नहीं होते, इसकी प्रॉपर्टी में ये मौजूद नहीं है और ये एट्रल मसल के साथ कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? इसीलिए क्योंकि जब ये इम्पल्स प्रोड्यूस करता है तो ये डायरेक्टली और रैपिडली स्प्रेड होता है इन द एट्रिया। ठीक है, अब ओवरड्राइव सप्रेशन की जो मैंने बात की वो यहाँ पर अप्लाई है। ऐसे नोड को अगर आप देख ले तो इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो इसी ऐसे नोड की जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है इसने बाकी को सप्रेस किया है, तो इसलिए हम इसको ओवरड्राइव सप्रेशन कहते हैं। अब किस तरह प्रोडक्शन होते हैं ऐसे नोड में इम्पल्सेस की, जो सेल्फ इम्पल्स है। यूजुअली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ऐसे नोड का वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि इट इज़ लीक, उसमें लीकेज होता है। बाकी जो हमने मसल पढ़े तो उसमें 3 सोडियम बाहर की तरफ जाती थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन में और 2 पोटाशियम अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पर पोटाशियम के बाहर जाने के साथ साथ सोडियम अंदर जाने के साथ साथ सोडियम भी अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये क्या होता है, लीक होता है और सोडियम कंटिन्यूसली अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये सोडियम अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इसका पॉजिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जब इसका पोटेंशियल -55 तक पहुंच जाते हैं सो वहाँ पर हमारे पास पोटाशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और फिर वहाँ पर डीपोलराइजेशन जो है -65 से जो 40 तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर थ्रेशोल्ड लेवल है और डीपोलराइजेशन फिर स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख ले उसका इसके थ्रू आपको बेटर समझ आएगा। तो हमारे पास जो नॉर्मल जो पोटेंशियल है वो क्या है, -55 to -60 है, लेकिन द चैनल इज़ लीक। सोडियम एंट्री होते हैं लेकिन स्लोली होते हैं, लेकिन जैसे ही सोडियम की एंट्रेंस की वजह से पॉजिटिविटी स्लोली इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जब ये थ्रेशोल्ड के लेवल पर पहुंच जाते हैं -40 पर, ठीक है, तो वहाँ पर फिर टी टाइप सोडियम चैनल ओपन होगा जिस तरह मसल में होते थे। तो फिर वो इसको रैपिडली इंक्रीज़ करेंगे अलॉन्ग विद द कैल्शियम, ठीक है, और फिर रैपिडली ये डिक्रीज़ होगा, रीपोलराइजेशन की तरफ जाएंगे। तीसरा जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि जब ऐसे नोड इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये फिर पूरे हार्ट में किस तरह फैलते हैं। तो इसका जवाब ये है कि सपोज़ ये हमारे पास है हार्ट, ये हो गया आपका
हार्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर ऐसे नोड मौजूद हैं। तो जब ये इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये एट्रिया में खुद ब खुद स्प्रेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने पढ़ा कि ऐसे नोड की जो मसल है वो एट्रिया की मसल के साथ कंटिन्यूस है, तो उसमें ये फैल जाते हैं। लेकिन वेंट्रिकल्स तक किस तरह आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन, दे आर इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है हमारे पास, इससे करंट पास नहीं होते। तो यहाँ पर एक नोड मौजूद है जिसको हम कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो इस आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड तक जो इम्पल्स भी आते हैं, और ये इम्पल्स आते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 इंटरनोडल फाइबर्स, जो 2 नोड्स के दरमियान फाइबर्स होते हैं उसके थ्रू फिर आते हैं। और उसी इंटरनोडल फाइबर्स जो है ये हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक है बैकमेन जो इंटीरियर सरफेस पर होगा, मिडल होगा विंग बैक, और पोस्टीरियर साइड पे होगा टोरल, जो कि ऐसे नोड से इम्पल्स लेके जाएंगी इनटू द एवी नोड, और फिर एवी नोड से फिर ये वेंट्रिकल में स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है। जबकि एट्रिया से को जो है वो डायरेक्टली जाते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी नोडल फाइबर। अब एवी नोड तक जब ये पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो एवी नोड से फिर ये वेंट्रिकल्स में किस तरह स्प्रेड होगा, तो एवी नोड से ये जाएंगे टुवर्ड द बंडल ऑफ हेस, फिर बंडल ऑफ हेस से ये राइट साइड की तरफ जाएंगे, राइट बंडल ब्रांच, एंड लेफ्ट साइड से की तरफ जाएंगे थ्रू लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर उससे स्मॉल छोटे छोटे फाइबर्स एराइज होंगे जो वेंट्रिकल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं परकेंजी फाइबर। यहाँ पर डायग्राम में दिया होगा, ये देख ले, यहाँ पर ये है ऐसे नोड जिससे इम्पल्स जो है डायरेक्टली स्प्रेड होता है इन द वेंट्रिकल्स, लेकिन एवी नोड तक आते हैं थ्रू दीज 3 फाइबर जो आप लोगों को ग्रीन नज़र आते हैं, बैकमेन, विंग बैक और टोरल, इसके थ्रू आते हैं एवी नोड। फिर एवी नोड से आते हैं टुवर्ड द बंडल ऑफ हेस, और बंडल ऑफ हेस से टू फाइबर्स एराइज हैं, एक राइट बंडल ब्रांच ये हो गया और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर इसी बंडल ब्रांच से छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं परकेंजी फाइबर, तो वो मसल के अंदर पेनेट्रेट होते हैं। तो इसी पाथवे के थ्रू इम्पल्स जो है ऐसे नोड से पहुंचती है इनटू द मसल्स फाइबर्स। अब डिफरेंट एरिया में कंडक्टिंग सिस्टम की डिफरेंट पार्ट्स में जो वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन है वो डिफरेंट होगा। एट्रिया में होगा 0.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इंटरनोडल फाइबर्स जो होते हैं 3 हमारे पास मौजूद, उसमें 1, एवी नोड में 0.05, बंडल ऑफ हेस में 0.12, परकेंजी फाइबर में 4 और वेंट्रिकल मसल फाइबर में 0.5। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह होती है कि परकेंजी फाइबर्स में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होते हैं, जबकि सबसे कम वेलोसिटी एवी नोड में होते हैं। ये हम ईसीजी में पढ़ेंगे कि वहाँ पर एवी नोड में जो वेलोसिटी कम है ये हमें ईसीजी में किस तरह हम इसको डिटेक्ट करेंगे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज़ द कंट्रैक्टिलिटी। पहले प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि किस तरह मसल एक्साइट होते हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करें। दूसरे में हमने पढ़ा कि ऐसे नोड के अंदर किस तरह इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हार्ट के अंदर स्प्रेड होगा। तीसरी प्रॉपर्टी में हम पढ़ा कि किस तरह ऐसे नोड से इम्पल्स जो है वो मसल्स के फाइबर्स तक पहुंचते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ेंगे कि उसी एक्शन पोटेंशियल जो मसल हर एक मसल फाइबर तक पहुंच चुके हैं वो क्या रिस्पांस शो करेंगे। तो वो रिस्पांस शो करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिक मसल हमारे पास 4 है, ऑल आर नॉन लॉ, स्टेयरकेस फिनोमेना, समेशन और रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये 4 फिनोमेना है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रैक्टिलिटी को शो करते हैं। ऑल आर नॉन लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब भी कार्डिक मसल के ऊपर आप स्टिमुलस अप्लाई करते हैं, चाहे जो भी स्ट्रेंथ हो, या तो वो मसल फुली रिस्पांस शो करेगा या तो वो मसल बिल्कुल रिस्पांस शो नहीं करेंगे। यानी रिस्पांस किस तरह होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि हाफ कॉन्ट्रैक्ट और हाफ नॉट, नो, या तो फुली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो फुली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड ऑल और नॉन लॉ। ठीक है, तो अब कब जो है कंट्रैक्शन होगी, कब जो है मसल कंट्रैक्ट होगी, तो जब आपके साथ स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो एडिक्वेट होता है, और जब अनएडिक्वेट होता है तो उसमें वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऑल और नॉन लॉ ओबे होंगे। तो इसी ऑल और नॉन लॉ की वजह से हमारे पास जो सिंगल मसल फाइबर है वो सिंसिशियल अरेंजमेंट है। सिंसिशियल अरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़े थे कि या तो एट्रिया जो है वो कम एक साथ कंट्रैक्ट होंगी या वेंट्रिकल, पूरा एट्रिया की जो मसल है वो कंट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ एट्रिया की मसल कंट्रैक्ट होंगे, कुछ नहीं, पूरा एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे या नहीं। इसी तरह पूरा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे या नहीं। दूसरा जो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कंडीशन, यहाँ पर इनएडिक्वेट स्टिमुलस है, थ्रेशोल्ड के लेवल से कम है, तो हार्ट मसल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कोई वेव नहीं बना, और इसी में थ्रेशोल्ड लेवल है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ है तो वेव बना है। अब तीसरी में आप देख लें, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस ज़्यादा है लेकिन फिर भी वेंट्रिकल और एट्रिया जो हार्ट है वो उसी सेम तरीके के साथ कंट्रैक्ट हो चुका है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि चाहे जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ हो मसल कंट्रैक्ट होगा, या नॉर्मल हो तो कंट्रैक्ट, अगर नॉर्मल से कम है तो फिर बिल्कुल कंट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर छोटा वेव बनेगा, नहीं, बिल्कुल वेव फिर नहीं बनेगा। अच्छा, स्टेयरकेस फिनोमेना की तरफ आते हैं। तो स्टेयरकेस फिनोमेना के मुताबिक जब हार्ट को आप लोग स्टिमुलेट करते हैं विद द शॉर्ट इंटरवल, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो स्टिमुलस का स्ट्रेंथ है वो अनचेंजेबल है, वो एक प्रॉपर रिदम के साथ है, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और फिर इट बिकम नॉर्मल, यानी इस तरह की वेव बनेगा, इस तरह, और फिर इट रिमेन नॉर्मल। यानी जब, लेकिन यहाँ पर दो बात लाजिमी है, एक शॉर्ट इंटरवल होगा स्टिमुलस का, दूसरा उसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पहला जो वेव बनेगा वो छोटा होगा, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा, इसके बाद, और आफ्टर फ्यू सेकंड इट विल रिमेन ना जो है आइसोमेट्रिक रहेगा फिर। अब ये जो स्टेयरकेस फिनोमेना है दैट इज़ ड्यू टू द बेनिफिशियल इफेक्ट। बेनिफिशियल इफेक्ट किसे कहते हैं? बेनिफिशियल इफेक्ट कहते हैं कि जब आप पहली दफ़ा मसल को स्टिमुलेट करते हैं तो मसल का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो उसी नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से ये छोटा वेव बनेगा, लेकिन जैसे ही पहली दफ़ा वो कंट्रैक्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड टू द हीट एनर्जी। तो जो दूसरा वेव इससे बनेगा वो इससे बड़ा होगा। अब दूसरा वेव जो है इसमें और हीट बना तो तीसरा वेव इससे बड़ा होगा और चौथा वेव फिर इससे बड़ा होगा, लेकिन इसके बाद जो वेव है वो नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि इसमें फिर विस्कोसिटी ऑफ द मसल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन विस्कोसिटी कम है, तो आपके साथ फिर जो कंट्रैक्शन है इट विल रिमेन सेम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ठीक हो गया। पहले में वो छोटा है क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम था, दूसरे में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उसमें कंट्रैक्शन ज़्यादा है, तीसरे में फिर उन्होंने अडॉप्ट किया, विस्कोसिटी ख़त्म हो गई तो वो फिर नॉर्मल जो है कंटिन्यूसली नॉर्मल है। दिस इज़ कॉल्ड स्टेयरकेस फिनोमेना, ठीक है। और ये बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ द समेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। सबलिमिनल स्टिमुलस कहते हैं स्टिमुलस विद स्ट्रेंथ लेस देन नॉर्मल। तो जब आप सबलिमिनल स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो हार्ट रिस्पांस नहीं करेगा। हमने पहले ऑल और नॉन में पढ़ा कि वो
सबलिमिनल में इनएडिक्वेट में कोई रिस्पांस शो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सबलिमिनल स्टिमुलाई जो है वो ज़्यादा देंगे, कंसेक्यूटिव देंगे, ठीक है, और ज़्यादा देंगे, यानी एक दफ़ा आपने दिया, ठीक हो गया सबलिमिनल, लेकिन उस पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, फिर दे दिया, फिर दे दिया, फिर दे दिया, कंसेक्यूटिव दे दिया और ज़्यादा दिया, तो ये जो सबलिमिनल स्टिमुलस है ये आपस में सम हो जाएंगे, जमा होंगे, और इससे एक बड़ा स्ट्रेंथ वाला एक स्टिमुलस बन जाएगी जो कि एडिक्वेट होगा, वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो फिर उसी जो बड़ा स्ट्रेंथ वाला, इंटेंसिटी वाला स्टिमुलस बन जाते हैं ड्यू टू द सम ऑफ द सबलिमिनल, तो वो फिर कंट्रैक्शन कॉज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं समेशन ऑफ स्टिमुलाई। और चौथा जो प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्टिलिटी है वो है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड वो टाइम होता है जिसमें हार्ट किसी भी स्टिमुलस को रिस्पांस नहीं करते। अब रिस्पांस न करने का दो फेजेस हैं, दो टाइम्स हैं। एक वो टाइम है जिसमें अगर आप जितना भी हाई स्ट्रेंथ वाला स्टिमुलस अप्लाई कर लें लेकिन वो रिस्पांस नहीं शो करेगा, तो इसको हम फिर कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। और दूसरा ये है कि इसमें अगर आप स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाएंगे तो फिर रिस्पांस शो करेगा, लेकिन लो स्टिमुलस के साथ वो रिस्पांस शो नहीं करता, तो इसको फिर हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है इसमें क्यों रिस्पांस शो नहीं करता, क्योंकि इसी दौरान जो मसल है वो डिपोलराइज होते हैं, वो ऑलरेडी एक एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हैं, तो इसलिए वो दूसरी किसी भी स्टिमुलस को रिस्पांस नहीं शो करते, चाहे वो कितना भी हाई स्ट्रेंथ का ना हो, ठीक है। तो इसमें दूसरा जो डिपोलराइजेशन है उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं होती, और इसका टाइम है 0.27 सेकंड। जबकि रिलेटिव में जब आप स्टिमुलस का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो वो फिर रिस्पांस शो करता है, क्योंकि इसमें डीपोलराइजेशन नहीं होता। इसी फेज़ में आपके साथ होता है रीपोलराइजेशन, इम्पल्स ख़त्म होते जाते हैं, तो दूसरे आने की चांसेस ज़्यादा है अगर उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन है 0.26 सेकंड। अब हार्ट का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो लॉन्ग है, 0.53। रिलेटिव जो है वो आपके साथ 0.26 है, और रिफ्रैक्टिव जो है वो 0.27 है, तो टोटल आपके साथ हो गया 0.53। अब इस लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड इन द हार्ट मसल जो है वो क्यों है, स्केलेटल मसल में वो कम है, तो इसका रीज़न तीन वजह से है। एक ये है कि हमारे पास समेशन ना हो जाए सबलिमिनल स्टिमुलस की, दूसरा ये कि ये मसल फैटीग में न चले जाए क्योंकि वो कंटिन्यूसली हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और तीसरा ये कि टेटेनस ना आ जाए, ठीक है। तो इन तीन वजूहात की बिना पर उसका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो लॉन्ग होता है। सो दीज आर अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मसल फाइबर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।